नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कल यानी बुधवार को पंजाब में जो घटना घटी है, उसको लेकर के पूरा देश का जो गुस्सा है वो उबाल पर है और मतलब हैं। लोग अब गुस्से में हैं और वो ये कहने लगे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री कब तक मर्यादित आचरण करेंगे, जब दूसरे लोग मर्यादित आचरण कर ही नहीं रहे हैं और अब तो सारी सीमाएँ लाँघ दी गई हैं। ऐसे स्थान पर जो पाकिस्तान की सीमा से 20-30 किलोमीटर फिरोज़पुर जिले का फ्लाईओवर, जहाँ प्रधानमंत्री ना पीछे जा सकते हैं, ना आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी जगह पर उनके लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना कि वो फँस कर के रह गए और उस भीड़ में अगर किसी के हाथ में कोई हथगोला होता या कुछ इस तरह की चीज़ें होती, तब आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह की सिचुएशन देश के सामने पैदा हो सकती थी। कोई भी प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। वो देश का प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्र का प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को अगर मज़ाक बना दिया जाए, तो इससे ज़्यादा अफ़सोस की बात कोई दूसरी हो नहीं सकती है। जो अब तक की शुरुआती जाँच-पड़ताल हुई है, उसमें पुलिस के स्तर पर नेग्लिजेंसी, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर, चीफ मिनिस्टर के स्तर पर यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के स्तर पर सीधी-सीधी लापरवाही दिखाई दे रही है। खुद वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे जानकारी मिल गई थी और मैंने लाठीचार्ज की इजाज़त नहीं दी, मैं अपने लोगों पर लाठीचार्ज नहीं कराना चाहता था, गोली नहीं चलवाना चाहता था। तो अगर चीफ मिनिस्टर को जानकारी थी, तो प्रधानमंत्री का काफ़िला डाइवर्ट क्यों नहीं कराया गया? उसको वहाँ जाकर के फँसने क्यों दिया गया? भाऊ तोरसेकर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आज भाऊ से इस गंभीर मुद्दे पर कुछ गंभीर चर्चाएँ करेंगे। भाऊ नमस्कार। हाँ, भाऊ ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस ने हर चीज़ को मज़ाक बना करके रख दिया है? वो जिस दिन उन्होंने सिद्धू को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया उस दिन से मालूम हो गया कि इन्होंने कॉमेडी सर्कस बना दी उसमें। लेकिन ये मजाक इस लेवल पर ले जाएंगे ये तो नहीं सोचा था। जिस ढंग से वो चन्नी चीफ मिनिस्टर बात कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे हैं और मैं इनको कांग्रेस के प्रवक्ता मानता ही नहीं। एक सुरजेवाला तो मानो जो किसी जगह पर टेप बजती है वैसे ही बोलते रहते। उनको तो क्या बोलते हैं, उनको ही मशीन जैसा वो बोलते हैं, रटी रटाई बात। लेकिन अजीब ये लगता है कि किस बात पर बोल रहे हैं। उसमें कोई इंसान है तो उसमें इमोशन होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। ये जिस ढंग से बोल रहे हैं उनको कोई भावना ये नहीं है कि भाई देश का प्राइम मिनिस्टर है, वो 20 मिनट जिस ढंग से फंसा था। और तीसरी बात ये है कि बार बार ये अभिमान से बोलते हैं कि हमारा एक प्राइम मिनिस्टर तो टेररिज्म ने खा लिया, दूसरा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था वो टेररिस्ट हमले में मारा गया। और इसके बावजूद अगर ये लोग आज ये भाषा बोल रहे हैं, इसका मतलब इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। दिमाग नहीं काम कर रहा है। राजीव गांधी की हत्या हुई थी, क्या उसके बाद उनको वहां जाने को किसने बोला था? ऐसी रिएक्शन किसी भी अपोजिशन पार्टी ने दी थी? बीजेपी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो या जनता दल हो, अलग अलग पार्टी आए। 91 की बात कर रहा हूं मैं, 30 साल पहले। क्या किसी ने ऐसा बोला कि भाई उधर पेराम्बुदुर में उनको जाने की क्या जरूरत थी? इस ढंग से लोगों के साथ घुल मिलने की क्या जरूरत थी? किसी ने बोला? वो तो वो सिक्योरिटी का जो इशारा था उसके बावजूद राजीव गांधी ने सब किया था। फिर भी उनके साथ सहानुभूति दिखाई गई और इसका क्रेडिट लेना चाहते। देखो हमारा तो प्राइम मिनिस्टर शहीद होने को भी डरता नहीं है।
और वही लोग आज अगर इस भाषा में बोल रहे हैं तो ये कांग्रेस नहीं बची, ये कांग्रेस है ही नहीं। जो कांग्रेस 1885 में फॉर्म हो गई थी और आज तक चल रही थी, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष बनने तक, वो कांग्रेस ये नहीं है, नहीं है। बार बार टूटी वो बात अलग है, लेकिन आज की जो कांग्रेस है वो कांग्रेस है ही नहीं। हाँ, उसके पास नाम है। जैसे बीच में कई 2-3 साल पहले मैंने पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिन्होंने भारत को अपना गुलाम बनाया, हिंदुस्तान को, वो कंपनी किसी इंडियन ने कुछ लाख पाउंड में खरीद ली, लेकिन वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी वो नहीं रही ना। नाम तो है, वही कंपनी है, लेकिन वो कंपनी आज उस जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी करके इमेज हमारे सामने है, वो तो ये कंपनी नहीं है। उसी ढंग से आज की कांग्रेस जो है वो तिलक हो गए, लाल बाल पाल, आप जो बोलेंगे, अलग अलग लोग थे नेता, गांधी जी थे, वल्लभ भाई थे, नेहरू थे, इंदिरा जी थी, उनकी कांग्रेस ये नहीं है, ये हमें समझना जरूरी है। तो इसलिए कांग्रेस का मतलब एक विचारधारा, ये सब भूल जाओगे, वो कांग्रेस ये नहीं है। और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस खत्म होनी चाहिए, एज अ पार्टी कांग्रेस खत्म होनी चाहिए। हेलो। भाऊ, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। ये कहते हैं कि लोगों का गुस्सा सामने आया है। तो अगर लोगों का गुस्सा सामने आया है, तो जब इंदिरा गांधी की उनके 2 सुरक्षा कर्मियों ने हत्या की थी, उसको भी ये यही कहेंगे कि लोगों का गुस्सा सामने आया था? जब राजीव गांधी को लिट्टे के आतंकवादियों ने श्री पेरुम्बदूर में मार डाला था, तब भी ये यही कहेंगे कि लिट्टे का गुस्सा सामने आ गया? ये किस तरह की कार्य संस्कृति, किस तरह की विचारधारा को पल्लवित पोषित कर रहे हैं? और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में जो सिखों का कत्लेआम हुआ था, क्या उसको भी ये यही कहेंगे कि चूंकि इंदिरा गांधी को मार दिया गया था, तो कांग्रेस के लोगों का गुस्सा सामने आ गया था? हाँ, वैसा तो खुद राजीव गांधी बोले थे ना, एक बड़ा पेड़ गिरता है तो कुछ छोटे जीवों को मरना ही पड़ता है, मसले जाते हैं। ये तो खुद राजीव गांधी बोले थे। तो ये तो कोई नई बात है नहीं, लेकिन लेकिन उस वक्त वो सत्ता में थे, उनका इंदिरा गांधी उनकी प्राइम मिनिस्टर थी। राजीव गांधी ने उस वक्त जो बात कही थी, उसको ये मैग्नीफाई करके आप बोल रहे। इनको समझ में नहीं आ रहा है लोगों को गुस्सा मतलब क्या होता है, क्या होता है। अगर इसी ढंग से चलते रहे तो मैं बोल रहा हूं कि कांग्रेस लोगों को अब तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी, मैं बोलता हूँ इसके बाद। क्योंकि आपने पूरी पब्लिक लाइफ का मजाक बना के रखा है, मजाक बन गया है। हाँ ठीक है भाई, कोई ये होता है, वो होता है, कुछ भी होता है, मान लेते हैं आप। अरे महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर के बारे में कोई सेंट्रल मिनिस्टर बोल गया, उसको आप अरेस्ट करते हो, बोला इसलिए, बोला इसलिए। यहाँ क्या हुआ है, और इसका भी आप मजाक बनाते हो। तो मुझे लगता है कि इससे ये सवरेंगे नहीं, ये खत्म हो जाएंगे। और ये कांग्रेस है नहीं। देखो, ये जो बातें कर रहे हैं, इसकी पॉलिसी बनाने वाले, जो मुझे जानकारी है, ये सब आजकल जेएनयू से जो लेफ्टिस्ट है उनको भर्ती कराया गया। ये ऐसा नैरेटिव बनाते हैं जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सामने लाते, वो नैरेटिव अहमद पटेल हो, नबी आजाद हो, या जो कुछ अलग अलग कपिल सिब्बल हो, ऐसे लोग बनाते थे, वो हट गए। आजकल जो भारत तेरे टुकड़े हो गए, ऐसे बोलने वाले लोग थे, यही कांग्रेस का नया आजकल का नैरेटिव बनाते। और इससे ऐसी ही रिएक्शन आ जाएगी, लोग इनको पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। देखिए बंगाल में क्या हुआ है, तमिलनाडु में क्या हुआ है,
तमिलनाडु में आज कुछ 7-8 एमपी वहां से आए, वो डीएमके की मेहरबानी है, और डीएमके को समझ में आ गया कि भैया इनको इतनी जगह देना नहीं चाहिए थी, अगले बार उनको 5 भी सीटें डीएमके देने वाली नहीं है। अपने बंगाल में तो देख लिया है, बिहार की हालत आप देख रहे हैं कि इनको 70 सीटें दी थी, तो तेजस्वी यादव भी बाद में बोला कि ये गलती हो गई, अगले बार इनको 20 सीटें भी नहीं देंगे, इनको निकाल ही देंगे। तो ये खुद से जैसे यूपी में खत्म हो चुके। आज देश के आधे से ज्यादा पार्लियामेंट्री सीट में कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, उसका नामो निशान नहीं बचा है। हाँ, पैसा डालकर यहां वहां से उठाकर प्रियंका गांधी कुछ यूपी में नाटक कर रही है, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर चुके हैं, दूसरी जगह लोगों का जो परसेप्शन है भाई स्वतंत्रता लाने वाली पार्टी, वो परसेप्शन भी इस ढंग से ये खत्म कर रहे हैं। भाऊ, मुझे कल एक मैसेज आया, हालांकि ये बहुत लोगों को भेजा गया होगा। इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिएक्ट नहीं करते। तब भी नहीं किया जब गुजरात दंगों में उन्हें फंसाने की कोशिश की गई, उस समय भी नहीं जब अमेरिका वीजा से सबने गोलबंदी की, जब यूएन तक रिप्रेजेंटेशन पहुंचाए गए तब भी नहीं बोले, किसान आंदोलन के दौरान खूब गालियां दी गई, कुछ नहीं बोले, जब भारतीय जनता पार्टी नेताओं को हरियाणा और पंजाब में सरेआम पीटा गया, कुछ नहीं कहा, पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं का कत्लेआम हुआ, रिएक्ट नहीं किया। लेकिन कल प्रधानमंत्री बोले और उन्होंने हवाई अड्डे पर वापस लौटने के बाद वहां तैनात अधिकारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स बोलिएगा कि मैं जिंदा वापस लौट आया हूं हवाई अड्डे पर। इस पर राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति ने चिंता जाहिर की है। आज मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिका की एक कॉपी पंजाब सरकार को दीजिए, कल इसकी सुनवाई करेंगे। पंजाब सरकार हड़बड़ी में अब 3 सदस्यीय कमेटी बना रही है और मुख्यमंत्री ने बहुत बेशर्मी के साथ इसको सिक्योरिटी लैप्स होने से मना किया था, लेकिन ये भी माना था उतनी ही बेशर्मी के साथ कि मुझे जानकारी थी कि लोग वहां पहुंच गए हैं, मैंने लाठीचार्ज का आदेश नहीं दिया, मैं अपने लोगों पर लाठीचार्ज नहीं करवाना चाहता। तो अगर ऐसा ही था, अगर चीफ मिनिस्टर तक को पता था तो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को भी पता होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री का रूट डाइवर्ट क्यों नहीं किया गया समय रहते, उनको वहां जाकर के क्यों फंसाया गया? और प्रधानमंत्री का जो पहली बार रिएक्शन आया है, जो वो बोले हैं, इसका आप क्या मतलब निकालते हैं भाऊ? देखो, प्रधानमंत्री इज अ ग्रेट कम्युनिकेटर माना जाता है। उनको मालूम है कि एकदम भड़काऊ रिएक्शन दे देंगे तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में फर्क नहीं बचता। वो भड़काऊ रिएक्शन कभी भी नहीं देते मोदी जी। आपको मालूम है मोदी जी का एक सोचने का तरीका है, बोलने का एक तरीका है, आचरण का एक तरीका है। वो भड़काऊ रिएक्शन देते नहीं, लेकिन जो रिएक्शन देते हैं उसमें एक सिग्नल होता है। उन्होंने क्या बताया कि आपके चीफ मिनिस्टर को बोल दो कि मैं जिंदा भटिंडा एयरपोर्ट पर पहुंच गया, उसके लिए थैंक्स, आभार, धन्यवाद। मतलब यह है कि मेरे हत्या की पूरी तैयारी आपने कर ली थी, लेकिन फिर भी मैं बच गया। तो लैप्स आपके षड्यंत्र में है। अगर त्रुटि है, कमी है, तो आपके षड्यंत्र में कमी है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। ये इनका सिग्नल है। ये बुद्धिजीवियों को नहीं पता चलेगा, लेकिन रास्ते पर के आम आदमी को पता चलता है कि भैया बच गया, भैया बच गया। तो आपने एक गलती की, नहीं तो मैं मारा जाता। ये मोदी जी कह रहे हैं, ये सामान्य इंसान को पता चलता है, और वो सिग्नल बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है। लोग समझ जाएंगे। मुझे तो लगता है कि इसके बाद अगर पंजाब में चुनाव में इसका भारी परिणाम निकला तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। आप समझ लो ये बात, क्योंकि आज पाकिस्तान, आज पंजाब में जो सत्ता है, जो कांग्रेस है, वो
वहां खालिस्तानी मूवमेंट वापस लाना चाहती है, ये लोगों के जहन में चला जाएगा। जिस मूवमेंट ने देश के प्राइम मिनिस्टर को खाया था और उसकी रिएक्शन करके हजारों सिख बिना अपराध मारे गए थे, क्या वही सिचुएशन वापस लानी है? ये सवाल लोगों के मन में इस रिएक्शन से पैदा होने वाला है और वो ज्यादातर परिणाम उसका पंजाब में होगा, ये आप समझ लो। इसलिए मोदी जी क्या रिएक्शन देते वो हमें समझना जरूरी होता है। भाऊ, भारतीय जनता पार्टी सबसे कमजोर हालत में थी पंजाब में। अकालियों से विच्छेदन होने के बाद जो स्थितियां परिस्थितियां बनी, उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींढसा के साथ इनका गठबंधन हुआ है। फिर भी लोग कह रहे थे कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, उसे अगले 5 साल संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए हो, लेकिन कल की घटना के बाद, प्रधानमंत्री के रिएक्शन के बाद और जिस तरह के रिएक्शन पंजाब से आ रहे हैं और पूरे देश से आ रहे हैं, उसके बाद क्या इनकी मूर्खताओं ने भारतीय जनता पार्टी को मुख्य संघर्ष में लाकर के खड़ा कर दिया है पंजाब में? बिल्कुल। देखिए, नेपोलियन जिसको दुनिया का सबसे बड़ा सेनानी माना जाता है, बड़ा रणनीतिकार माना जाता है युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में, वो कहता है कि अगर दुश्मन आत्महत्या कर रहा है तो उसमें हस्तक्षेप मत करो। मोदी जी की रिएक्शन कठोर क्यों नहीं है ये आप समझ जाएंगे, क्योंकि मोदी जी उतनी ही कठोर रिएक्शन देंगे तो उसका ट्रिवियलाइजेशन हो जाएगा, उसका मानो गाली गलौज का माहौल बन जाएगा। मोदी जी को उसमें जाना नहीं है, वो बिल्कुल सभ्यता से रिएक्ट कर रहे हैं और इनको गलती करने दे रहे हैं कि भाई क्या बोलते हैं उसको, मीटिंग में भीड़ नहीं थी इसलिए वापस गए। अरे वो तो वापस गए मान लेते, लेकिन वहां भीड़ ना होने से फ्लाईओवर पर 20 ट्रैक्टर अचानक पहुंचने और प्रदर्शनकारी पहुंचने से मतलब क्या होता है? भीड़ ना होना और प्रधानमंत्री 20 मिनट के लिए ट्रैफिक में फंस जाना, इसका नाता क्या है, रिलेशन क्या है, रिश्ता क्या है? ये कांग्रेस वाले नहीं बोल पा रहे, लेकिन वो उनकी ढंग से वो मजाकिया तौर पर ये ले रहे, हंसी मजाक कर रहे ये लोग। इनको परिस्थिति की गंभीरता नहीं समझ रही है और आम आदमी उस पर सोचता है, बिल्कुल सोचता है। अगर नहीं सोचता तो 2014 में भी मोदी जी इतनी बड़ी विजय हासिल नहीं करते, बड़ी विजय हासिल नहीं करते। लोगों ने उस वक्त देखा था, आपने देखा कि अन्ना आंदोलन हो गया था, फिर निर्भया कांड हो गया था, बहुत कुछ करप्शन के मामले निकल रहे थे। ये सब के बाद लास्ट मोमेंट पर स्टेज पर आ गए नरेंद्र मोदी। उस वक्त बीजेपी भी उसको लीड करते हुए, उसका नेतृत्व करते हमें दिखाई नहीं दी। वो तो केजरीवाल थे, अन्ना हजारे थे, बाबा रामदेव थे। यानी कि अन्ना हजारे हो या रामदेव जब कोई आंदोलन करते थे उसका मतलब ये था कि इस देश में पूरा का पूरा विरोधी पक्ष नाकारा हो गया था। उस वक्त नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई और उन्होंने लोगों के दिल जीत लिए। तो पंजाब में जो सिचुएशन, केओस, अराजक कांग्रेस ने पैदा किया है और अकालियों ने भी पैदा किया है, क्योंकि अकाली एनडीए से निकल गए तो उन्होंने खुद एक स्पेस खाली कर दी, कांग्रेस स्पेस खाली कर दी है, तो वो स्पेस से किसी को तो जाना पड़ेगा। तो अमरिंदर को आगे करके बीजेपी वही तो कर रही है और इसमें अगर ये ऐसी घटना हो जाती है तो बस और क्या चाहिए। बीजेपी एक बड़ा, हम बोल सकते हैं कि खिलाड़ी बन गया पंजाब का। मेरा जो पॉलिटिकल आकलन है, राजकीय आकलन है, उसमें बीजेपी पंजाब में एक खिलाड़ी बन गई है जो अब तक नहीं थी, और अकालियों के लिए चीयर लीडर थी, तालियां बजाने वाला साथी था।
बीजेपी। लेकिन अब बीजेपी पंजाब के खेल में एक अच्छा बड़ा खिलाड़ी बन चुकी है, और अगर क्या कांग्रेस इसी ढंग से रिएक्शन देती रही तो उससे बीजेपी को फायदा होने वाला है। भाऊ, इनकी सारी बातें मान ली गई, 3 कृषि कानून वापस हो गए, जितनी 6 और मांगे इन्होंने रखी वो भी मान ली, यानी कोई शिकायत का मौका नहीं छोड़ा था। इन्होंने सर्वसम्मति से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि अब हम किसी का विरोध नहीं करेंगे। इसके बावजूद अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, पुलिस और ये जो तथाकथित किसान आंदोलनकारी हैं, इनके बीच में एक नेक्सस होता है। भटिंडा से जब हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाया हुसैनीवाला के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर के सुरक्षा दस्ते ने, एसपी जी ने यह फैसला किया कि बाई रोड प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। ये किसी को जानकारी नहीं थी, ये केवल एसपी जी को जानकारी थी, पंजाब पुलिस को जानकारी थी। पंजाब पुलिस ने ये किसको लीक की, क्यों लीक की, आस पड़ोस के गांव से भी अब जानकारी आ रही है कि लाउड स्पीकर पर कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर पहुंचने वाले हैं, तुरंत आ जाओ। ट्रैक्टर खड़े कर दिए गए 20। प्राइम मिनिस्टर की जो ब्लू बुक सिक्योरिटी होती है, उसका सीधा सीधा उल्लंघन पंजाब पुलिस ने और पंजाब गवर्नमेंट ने किया है। भाऊ, आपकी समझ से इस पर कितना बड़ा एक्शन होना चाहिए? जब उसमें तो प्रेसिडेंट रूल भी लाया जा सकता है, इसलिए, लेकिन ये अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चला गया, उन्होंने रिएक्शन में। लेकिन एक बात बोल दूं, अमरिंदर सिंह ने कहा इस पर रिएक्ट होते हुए कि आधे घंटे पहले मैं उसी रास्ते से निकल गया था, तो कहीं कोई भीड़ वगैरह नहीं थी आधे घंटे पहले। तो आधे घंटे में ये सब अरेंजमेंट कहां से हो गई? महाराष्ट्र में आपको मालूम है, अमरावती में अचानक से रजा अकादमी की भीड़ आ गई, याद है आपको? दंगा जी, फसाद हुआ था, हिंदुओं के दुकान जलाए गए। उसी ढंग से 40,000 लोग यहां आ गए। हुआ। उसका मतलब ये है कि पुलिस तंत्र और ये लोग मिले हुए थे। और किसी ने, कल मैं रात को देख रहा था किसी न्यूज चैनल पर, तो उसमें बताया गया कि हाँ नहीं, ये किसान आंदोलन का कोई नेता बोल रहा था कि हमने पुलिस को पूछा, वहां के जो बंदोबस्त पर पुलिस थी अधिकारी, उनसे पूछा कि हमने सुना है प्राइम मिनिस्टर इसी रोड से आ रहा है। तो बोले बिल्कुल आ रहे हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा है। कि हम तो चुपचाप बैठे थे, इतना बड़ा हेलीपैड बनाया था, तो हेलीपैड तक तो हम नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन पुलिस ने जब कंफर्म किया रोड से आ रहे, तो हम झट से इकट्ठे हो गए। यानी पुलिस ने, जो पुलिस वहां बंदोबस्त के लिए थी, उन्होंने उनको कंफर्म किया कि हाँ रोड से ही प्रधानमंत्री आ रहे। इसका मतलब साफ है कि दोनों मिले हुए थे। भाऊ, मैं ये जानना चाहता हूं, इतनी बड़ी घटना के बाद देश का विपक्ष, अलग अलग राज्यों के विरोधी दलों के मुख्यमंत्री, प्रमुख नेता आपराधिक चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? क्या नरेंद्र मोदी केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं या इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं? और उनकी सुरक्षा को लेकर के अगर ये दल चिंता नहीं कर रहे हैं, चिंतित नहीं दिख रहे हैं, कोई बयान भी नहीं दे रहे हैं, तो कहां किस मोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है हमारा लोकतंत्र? नहीं, जो जो मोदी जी के पर्सनल दुश्मन पर मोदी को मानते हैं, वो छोड़कर बाकी के रिएक्ट होते हैं, होगे भी, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें आपको एक बात बोल दूं कि विरोधी दल बोल रहे हैं आप, शत्रु दल तो नहीं है ना। ये शत्रु दल जैसे बर्ताव कर रहे हैं। और आपको बोल दूं कि 6 साल पहले 2015 में, दिसंबर 2015, अफगानिस्तान से दिल्ली आ रहे मोदी जी अचानक से लाहौर पहुंचे थे। और नवाज शरीफ उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनके घर में कोई प्रोग्राम था, उसमें शामिल हो गए थे। शादी वगैरह का भी मामला था, मुझे याद नहीं। नातिन लेकिन का था। 3 या 4 घंटे मोदी जी वहां थे।
वो शत्रु देश है, फिर भी वहां से अचानक पहुंचे, समारोह में शामिल हो गए और 2-3 घंटे में वहां से वापस लाहौर एयरपोर्ट पर आकर दिल्ली पहुंच गए थे सेफली। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर दुश्मनों के देश में सेफ है और हमारे ही देश के विरोधी या कांग्रेसी राज्य में सिक्योर्ड नहीं है। मैंने इस पर ही मराठी वीडियो डाल दिया आज सुबह सुबह कि कांग्रेस का जहां सत्ता है उससे भी पाकिस्तान सेफ है मोदी जी के लिए। इतना कांग्रेस मोदी जी को दुश्मन मानती है, यानी मोदी के लिए इस देश में डेमोक्रेसी है नहीं है। जो मोदी लाठी उठाकर किसान आंदोलन को लाठी मारकर भगा सकते थे, उन्होंने नहीं भगाया। वो किसान आंदोलन मोदी जी की जान पर उठाए। ये लोगों के लिए बहुत बड़ा संकेत है और लोग इसका जवाब देंगे। और मोदी जी जानते हैं कि उनको बोलने की जरूरत नहीं, जनता इसका जवाब देगी। और आज तक हमको मालूम है, आज तक जनता ने उसका जवाब दिया है। लेकिन भाऊ, लोगों ने अब ये सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि जिन स्थितियों परिस्थितियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टालना चाहते हैं, गृह मंत्री टालना चाहते हैं, क्या वो बहुत ज्यादा नहीं पहुंच गई हैं और इसको कब तक टालेंगे आखिर? तो देखिए, तो भगवान थे श्री कृष्ण, वो भी शिशुपाल के 100 अपराध होने तक रुके थे, टालते रहे ना, टालते रहे। तो ये सिर्फ महाभारत या पुराण की कथाएं नहीं होती, भाकड़ कथाएं नहीं होती, उसमें कोई सीख होती है, बोध होता है। तो ये जितना करे उतना ये जनता के मन से उतर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, जितना संयम काम करता है उतना उतावलेपन काम नहीं करता। और मोदी जी खुद एक अच्छे राजनीतिज्ञ है, उनको पता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर है, फिर भी वो पॉलिटिशियन भी है, और मामला और कुछ महीनों का है, उसके बाद तो चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में रिजल्ट आ जाएंगे, लोगों को पता चलेगा क्या होने वाला है। और सिख समाज जो है, जो मेजॉरिटी में है पंजाब में, वो जानते हैं क्या करना है। अब पुराने 400-500 साल से जिन्होंने इस देश की सीमा रखी है वो सिख समाज है। वो इतने किसी ने भड़काने से भड़केगा नहीं। कल परसों आपको याद होगा कि मेरा ख्याल वाराणसी में ही रणजीत सिंह का उल्लेख किया था मोदी जी ने। वाराणसी को रिवाइव करने में, काशी को रिवाइव करने में कौन था? सिख समाज का राजा ही था ना। तो ये बात जानबूझकर मोदी जी बोले थे। और जो जिस ढंग का ये मामला हुआ है कल परसों, वो देखकर लगता है कि कांग्रेस बहुत डरी हुई है और अकाली भी चुपचाप बैठे, क्योंकि अकाली भी डरे हुए कि बीजेपी की ताकत पंजाब में बढ़ रही। उनको देखिए, एक बात होती है कि दूसरी पार्टियों से लोग अचानक बीजेपी में आने लगे। पिछले एक महीने से हम देख रहे कि जो बीजेपी पंजाब में कहीं रेस में ही नहीं थी, उसमें क्यों अलग अलग पार्टियों से लोग आ रहे? क्यों आ रहे? बात सीधी साधी है, बिल्कुल सीधी साधी बात है कि बीजेपी का एक नया वोट बैंक पंजाब में बन रहा है। उसको सैबोटेज करने के लिए ही ये बात हुई थी, उसको सैबोटेज करने के लिए बात हुई है। और जब बात ये थी कि मोदी बोलते थे, जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नहीं हम तो हाथरस पहुंच जाएंगे, हम तो यहाँ पहुंच ही जाएंगे, हम लखनपुर खरीक पहुंच ही जाएंगे। ये मोदी भी नाटक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम है कि जनता अगर अपने साथ है तो हमको अहंकार दिखाने की जरूरत नहीं। जो काम जनता करने वाली है उसमें लीडर को घुसने की जरूरत नहीं होती। ये मोदी जी जानते हैं। इसको मैं एक तरीके से संयम मानता हूँ, पेशेंस मानता हूँ, लेकिन जनता पर का भरोसा भी मानता हूँ।
और पंजाब में ये चमत्कार दिखने वाला है। शायद वो अपोजिशन कांग्रेस हो या अकाली हो या और आम आदमी पार्टी वाले हो, उनकी समझ में आ रहा है कि चुनाव हाथ से फिसल गया है और बीजेपी यहाँ एक ताकतवर पार्टी बनकर उभर रही है। इसकी जो सेंस है, वो सेंस के कारण ये बौखला गए, आम आदमी पार्टी हो, अकाली हो या कांग्रेस हो। भाऊ हम जानते हैं कि पंजाब जो है वो पवित्र भूमि है। 1947 से पहले जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उसमें उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वहाँ से कई नेता आए और आज़ादी के बाद भी अगर आप देखें तो भारतीय सेना में और सुरक्षा बलों में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देश की सरहदों को सुरक्षित करने में भी बहुत बड़ी भूमिका पंजाब ने निभाई है, पंजाब के नौजवानों ने निभाई है जो अलग-अलग फोर्सेस में हैं। ऐसे पंजाब में जहाँ गुरुओं के संदेश फिज़ाओं में गूंजते रहे हैं, उसको अगर कलंकित करने का काम कुछ मुट्ठी भर लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी पाकिस्तान के आईएसआई के पिट्ठू बनकर के इशारे पर खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से वही 80 के दशक में पंजाब को लौटाना चाहते हैं और उसको अगर कांग्रेस हवा दे रही है, तो इस खतरे से कैसे निपटा जाए? नहीं, एक बात हमें और भी समझनी चाहिए कि उस वक्त खालिस्तान का बंदोबस्त करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल जो थे वो खुद सिख थे, ये भी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ के हमारी इंडियन आर्मी जो है वो सेक्युलर क्यों मानी जाती है, इसका ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि अमृतसर में जो एक्शन हुई थी उसको किसने लीड किया था, ये नहीं बराड़ भूलना साहब ने। चाहिए। जी, जी। ये नहीं भूलना चाहिए। हाँ, उस वक्त जनरल सबसे टॉप सेनानी अरुण कुमार वैद्य थे, लेकिन उस वो एक्शन में जो आगे थे लेफ्टिनेंट जनरल, वो मुझे नाम याद नहीं, लेकिन वो सिख थे। केएस बराड़। हाँ, तो एक बात साफ है कि इसके बाद जब लोग लोग आम आदमी जो है, देखो हमेशा एक बोला जाता है कि वेरी टाइनी माइनॉरिटी स्पीक्स लाउडली देन साइलेंट मेजॉरिटी। तो जो बड़ी मेजॉरिटी है वो चुनाव में बोलती है, चुनाव में बोलती है। तो चुनाव में सामने आने वाला है, लेकिन चुनाव में क्या होने वाला है इसका सिग्नल जब सबको मिलता है, जो सेंसिटिव है वो समझते हैं और वो डर के कारण ज्यादा हाइपर एग्रेसिव हो जाते हैं। कांग्रेस आज हम देखें तो चन्नी हो, सिद्धू हो या पूरी कांग्रेस वाले हो, वो जिस ढंग से हाइपर एग्रेसिव हो गए, हाइपर एग्रेसिव हो गए, इनको इनको एक बात कम से कम संभालनी चाहिए थी कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, इससे गलत सिग्नल जाता है, तो वो नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी भी बात हमें हमें समझनी चाहिए कि कांग्रेस का सेंट्रल कमांड जो है वो जेएनयू वालों के पास चला गया। उनको कोई कांग्रेस चलने या डूबने से कोई मतलब है नहीं, वो अपना नैरेटिव लेके आ रहे, जो माओइस्ट का हो सकता है, चीन चाइना का हो सकता है, वो कांग्रेस के नाम पर चला रहे। उनको राहुल गांधी प्रियंका ने लाकर अंदर बिठा दिया है, लेकिन जो स्टेट लेवल के कांग्रेसी है उनको ये समझना चाहिए कि इससे तो हम डूबने वाले, इससे तो हम डूबने वाले, और डूब रही है कांग्रेस। तो जो कुछ पंजाब में हुआ है, तो उसका एक बात ये है कि मेरा ख्याल है कि पंजाब में शायद बड़ी तादाद में बीजेपी जीतने की संभावना क्रिएट हो गई है और इससे डरे हैं। और अगर इस पर रैश रिएक्शन, भड़काऊ रिएक्शन या कठोर रिएक्शन मोदी जी देते हैं, प्राइम मिनिस्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो उस पर उनको विक्टिमहुड मिल जाएगा और पॉलिटिकली वो गलती होगी। भाऊ आखिर में मैं एक और विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ। ऐसे समय जबकि भारत के सामने तमाम तरह की वैश्विक चुनौतियां हैं, क्षेत्रीय चुनौतियां भी हैं। पाकिस्तान जिस तरह की साजिशें रचता रहा है,
कश्मीर में जो बड़े बदलाव किए थे मोदी सरकार ने, उसके बाद उसके किस तरह के रिएक्शंस थे, ना केवल पाकिस्तान के भीतर बल्कि विश्व भर में जो भारतीय दूतावास थे, उन पर उसने वितंडा खड़ा किया था, बवाल किया था। चीन हमारी राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन करके खड़ा हुआ है। वो हमको परेशान कर रहा है पूर्वी सीमा पर पिछले करीब डेढ़ पौने 2 साल से। ठीक है, चीन के साथ हमारा व्यापार है, लेकिन चीन ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भरता का संकल्प लें और चीन पर और दूसरे तमाम देशों पर भारत की निर्भरता को कम कर दें। क्योंकि 100 से ज़्यादा तो रक्षा उपकरण अब भारत खुद अपने देश में तैयार कर रहा है, वो आयात करने बंद कर दिए हैं। एक तरफ तो विदेशी ताकतों से प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ देश के भीतर जो गैर जिम्मेदार विपक्ष हैं, अधिकांश विपक्षी दल हैं, कुछ को छोड़ दें अपवाद स्वरूप, उनसे भी उनको मुकाबला करना पड़ रहा है। देश के सामने आप किस तरह की चुनौतियां और कठिनाई देख रहे हैं इन स्थितियों में? नहीं, मैं इसको कठिनाई नहीं मानता। देखिए, जिस ढंग की राजनीति आज चल रही विरोधी दलों की, ये तो हमारे विरासत में आया है ना। जयचंद हमारे यहाँ हमेशा से रहे हैं, हमेशा से रहे। ये जयचंद नीति होती है, जयचंद की मानसिकता होती है कि मैं दुश्मन का साथ दूंगा, लेकिन मेरा पर्सनल बदला या गुस्सा जिस पर है उसको तो खत्म करूंगा। बाद में तो जयचंद को भी घोरी खत्म करता ही है, ये वस्तुस्थिति है। लेकिन इतिहास से हम ये सीख नहीं लेते, ये तो हमारी विरासत है ना। तो डेमोक्रेसी लाई, हम 21वीं सदी में आए, इसलिए ये मानसिकता तो बदलती नहीं, वो तो लोग रहते हैं, वो रहते हैं। अब देखिए, आपको बता दूं कि चाइना है, पाकिस्तान है, उनके लिए हथियार लेकर हमसे लड़ने के बजाय उससे 10-12% भी पैसा खर्चा करे तो यहाँ के जो गद्दार है उनको खड़े कर दो। वो तो आसान लड़ाई होती है ना, उनका कोई जवान मरता भी नहीं, उनके हथियार खर्चा नहीं होते। लेकिन हम आपस में लड़कर मरते हैं, तो हम अपने को कमजोर करते हैं। वही वो अगर ताकत मानते हैं तो बात अलग है। लेकिन इसमें जिस ढंग की राजनीति हमें करनी चाहिए उस पर भी ध्यान होना चाहिए, और वो हो रही है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही, हमारी संज्ञान में वो नहीं है। अब देखिए, कल परसों में कोई पढ़ रहा था तो मैंने देखा और पढ़ा भी कि तालिबान का कोई प्रवक्ता वगैरह, नेता, मिनिस्टर है, वो भारत के आभार मान रहा है कि आपने हमारे बच्चे बचाए, हमको वैक्सीन 5 लाख वैक्सीन भेज दी, कुछ दवाइयां भेज दी। तो भाई, भाई हो, भैया हो या बंधु हो, उससे भी ज्यादा आप हमने आपसे दुश्मनी की, फिर भी आप हमको मदद कर रहे हो, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। हम पठान हैं, और पठान जो उपकार करता है उसके उपकार भूलता नहीं, वगैरह वगैरह बातें उसने कही है। कुछ ट्वीट वगैरह ऐसा कुछ मैंने देखा और सुना। अब देखिए, ये दवाई भेजिए, लेकिन अगर रणनीति के तहत आप देखें, राजनीति की आंख से देखें, तो ये सबसे बड़ा हथियार है। ये कौन है तालिबान? ये कौन है अफगानिस्तान? जिसने सोवियत यूनियन खत्म कर दिया, जिसने अमेरिका जैसी महासत्ता को परास्त किया है, वो अब तीसरी महासत्ता चाइना के खिलाफ खड़ा हो चुका है, चाइना के खिलाफ खड़ा हो चुका है। तो उसकी ताकत बढ़ाने का मतलब क्या होता है? इसकी चर्चा होने की भी जरूरत नहीं। हमारे यहाँ जो मूर्ख बैठे, उनको तो पता चलने वाला नहीं, वो गलवान 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 करते बैठेंगे या लड़ाक 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 नाचेंगे। मुझे उनसे कोई होप या आशा नहीं है। लेकिन जो देश की उन्नति चाहते, देश को जीता हुआ देखना चाहते, उस उनको तो कम से कम इस दवाई में क्या हथियार छुपा हुआ वो देखना और समझना जरूरी है। कि हम तालिबान के गुड बुक्स में जाते हैं तो हम बोल सकते हैं यार ये हमको भी सता रहे, और तुम्हारे लिए भी देखो क्या। वो तो जो
कंपाउंड लगाया था पाकिस्तानी आर्मी ने, हटाया, उन्होंने फेंक दिया उठाकर। वो चाइना से भी लड़ रहे, ग्वादर के लिए तहरीक तालिबान अपने तालिबान पाकिस्तान जो है टीटीपी, वो अब मजाक मस्ती कर रहा है। तो इसमें हमारा भी फायदा है। तो ये सब देखना पड़ता है। सिर्फ हम लोग क्या होता है, हम अगर मोदी के पास भी देखते हैं तो हम मोदी जी का जो परसेप्शन है, मोदी जी का जो टोटल विजन है, वो समझने की कोशिश करनी चाहिए। ना कि हम पार्टी लेवल पर मोदी को हम सोचते हैं, वो गलत होता है कि हमने इनको वोट दिया है, हम तो बीजेपी को मानते हैं, फिर मोदी ये क्यों नहीं कर रहे, मोदी वो क्यों नहीं कर रहे, ये बोलना गलत होता है। दूर की मोदी अगर सोचते हैं, कोई हमारी गवर्नमेंट सोच रही है, तो उसके साथ होना चाहिए। इसलिए ये न्यूज देखो तो छोटी है, 5 लाख वैक्सीन भेजे, लेकिन उसमें तालिबान को ओरिजिनली उनकी जो हार्डनेस है वो स्वाप करने से हमारे लिए क्या फायदा है, वो भी देखना पड़ता है। अब चाइना की पॉलिसी क्या रहेगी, पाकिस्तान को भड़काते रहो तो भारत के लिए हेडेक पैदा होता है। तो तालिबान किसके लिए हेडेक बनने वाला है? और तालिबान क्या है, जिसने दो महासत्ताएं खा लिए, परास्त किए, और अब वो तीसरी महासत्ता के पीछे पड़ जाएगा। जितना चाइना इनके साथ बिजी हो जाएगा, तालिबान के साथ, उतनी उनकी ताकत लद्दाख, गलवान, अरुणाचल में घट जाएगी। और आपको याद होगा, मैंने आपको 3 महीने 4 महीने पहले बताया था कि अमेरिका ये सब युद्ध साधन छोड़कर भागकर नहीं गया है, जानबूझकर छोड़कर गया है कि जो आगे चलकर चाइना के लिए हेडेक बन सकता है। ये मैंने उस वक्त आपके वीडियो में बोला था, मैंने मराठी में बोला था। मैंने भी उस पर शायद प्रतिपक्ष में वीडियो बनाया, जो बहुत चला भी है। तो बहुत सारी चीजें होती है, हम एक दूसरे को कनेक्ट करके देखनी पड़ती है। जो नहीं देखते वो अपनी अपनी तरीके, कुएं के मेंढक बोलते हैं, वैसी बात होती है। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर और इससे जुड़े हुए तमाम आयामों पर अपने विचार व्यक्त किए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।